बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा में इस्राएली हमलों का नया दौर। इस्राएल ने उत्तरी गजा में फिर शुरू किए भीषण हमले। बड़ी संख्या में फलस्तीनियों की मौत, कई अब भी लापता, मलबे में दबे होने की आशंका। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। मिडिल ईस्ट के हालात के अलावा कार्यक्रम में आज 2022 में जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन के अधिकारियों में हुई आमने सामने बैठक। 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। मौत के 80 साल बाद आज भी दुनिया भर में दिखता है हिटलर का असर। दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट, कैसे राजनीति में भी झलक रही है हिटलर की सोच। और चिंपांजी भी पौधों की मदद से करते हैं इलाज। दिखाएंगे युगांडा के जंगलों में कैमरे में कैद हुए जख्मों पर मरहम लगाते चिंपांजी। गजा में हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। आधी रात से चल रहे इन हमलों में करीब 100 लोग मारे गए हैं। ये हमले बेतलाहिया और जबालिया रिफ्यूजी कैंप के आसपास किए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़े हवाई हमलों के साथ भारी गोलीबारी की गई। साथ ही इस्राएली सेना गजा के एक कोने में चली गई। इस्राएल ने कहा था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के खत्म होने तक हमास के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो पूरे गजा पर कब्जा कर लेगा। और ट्रंप अपनी यात्रा पूरी कर अमेरिका लौट आए हैं। हालांकि उनके प्रशासन ने कहा था कि वो गजा में बिगड़ते मानवीय हालात को लेकर परेशान है। इस्राएल के प्लान का विरोध कौन कर रहा है, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। ये सब देखने में तो अहम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि ये वो बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें इस्राएल ने पूरे गजा पर कंट्रोल करने और वहाँ लंबे वक्त तक कब्जा करने की बात कही थी। इस्राएल का कहना था कि दोहा में हमास के साथ बाकी बचे बंधकों की रिहाई और गजा में किसी तरह सीज फायर पर चल रही बातचीत नाकाम रही तो वो ऐसा करेगा। मगर अरब मुल्कों के मध्यस्थ चाहते हैं कि इस बातचीत को कुछ और दिन जारी रखा जाए ताकि इससे कुछ निकल पाए। और हमास का कहना है कि गजा में जंग शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 53,000 लोग मारे गए हैं और उससे कहीं ज्यादा घायल हुए हैं। इस्राएल गजा के अंदर बीबीसी समेत स्वतंत्र पत्रकारों को जाने की इजाज़त नहीं देता है। हाल ही में वहाँ से कुछ बच्चों को इलाज के लिए जॉर्डन जाने की इजाज़त मिली। 4 बच्चे और उनके माता पिता वहाँ की राजधानी अम्मान गए। वहाँ से ये खास रिपोर्ट भेजी बीबीसी संवाददाता फरगल कीन ने। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें परेशान कर सकती हैं। 19 महीने से संघर्ष झेल रहे गजा को छोड़ 9 साल की समा, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो हवाई जहाज से अपना इलाज करवाने के लिए जा रही हैं। गजा में रहना कैसा है? बयां करना मुश्किल है कि ये कितना खतरनाक है। इन बच्चों के माँ बाप के लिए ये खुशी का मौका है। ये दिन भर की यात्रा करके आए हैं। इन्होंने भूख और मौत दोनों देखी हैं। अब ये हेलीकॉप्टर इन्हें लेकर अम्मान जा रहा है, जहां इनके कैंसर का इलाज किया जाएगा। अपने बेटे यूसुफ के साथ सफा सालाह इलाज के लिए जा रही हैं। वो मुझे एक मैसेज पढ़ने को कह रही हैं, जिसमें लिखा है, हम ऐसे प्लेन रोज देखते थे, लेकिन पहले वो बम गिराने और हमें मारने आते थे, लेकिन अब बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है। जिन आंखों ने सिर्फ मायूसी देखी है, पता नहीं उन्हें यह नज़ारा कैसा लग रहा होगा। ये इस जगह को छोड़कर गए हैं, एक अस्पताल जिस पर इस्राएल ने बम गिराया। सीसीटीवी पर हमले से पहले और बाद की तस्वीरों में तबाही साफ देखी जा सकती है। अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ है। इमरजेंसी रूम के बाहर इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इस्राएल का आरोप है कि इस अस्पताल के बेसमेंट में मौजूद एक बंकर में हमास का लीडर छिपा था। हमले में 28 की मौत हुई, दर्जनों घायल हैं। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप देख सकते हैं कितनी बर्बादी हुई है। यहाँ किसी मरीज को लाया ही नहीं जा सकता है, इसमें खतरा है। वो परिवार जो गजा के खौफनाक मंजर से दूर आ गए, उनके लिए ये सब नया है। वो आज रात अमान में गजा के उन परिवारों से मिलेंगे जो पहले ही यहाँ आ चुके हैं।
जैसे कि हबीबा अल अस्कारी जो जनवरी के महीने में जॉर्डन आ गई थी। इनके दोनों हाथों और एक पैर में गैंग्रीन हो गया था। मैंने देखा कि अम्मान आ रहे हेलीकॉप्टर में एक बीमार बच्चा बहुत डरा हुआ था। डॉक्टर हबीबा के एक पांव और दोनों हाथों को नहीं बचा पाए, लेकिन ये बहादुर बच्ची हार नहीं मान रही। उनकी मां राना चाहती हैं कि वो एक दिन घर जाएं। वो कहती हैं कि उनके लिए गजा हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन जगह है, लेकिन इस जगह संघर्ष होगा या शांति अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बीबीसी संवाददाता फगल कीन की रिपोर्ट। और बात जंग के दूसरे मोर्चे की। रूस और यूक्रेन में एक और भीषण जंग जारी है। वहीं दूसरी ओर दोनों पक्ष 3 साल बाद पहली बार आज बातचीत के लिए आमने सामने बैठे। तस्वीरें तुर्की के इस्तांबुल की हैं। मीटिंग से पहले दोनों देशों के अधिकारियों ने हाथ नहीं मिलाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैठक में आने से इनकार कर दिया था और फिर रूस ने जो प्रतिनिधि भेजे हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं है। फिर भी दोनों देश एक दूसरे के 1000 युद्धबंदियों को रिहा करने पर राजी हो गए हैं। तारीख भी तय हो गई है, मगर अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। और इससे पहले इस्तांबुल में यूक्रेन की टीम ने यूरोप और अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बात की। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने वादे के मुताबिक तुर्की पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुतिन की बातचीत में शामिल ना होने से पता चलता है कि वो जंग खत्म करने पर गंभीर नहीं है। और बीबीसी मॉनिटरिंग के रूस संपादक विटाली शेवचेंको इस्तांबुल में हैं और बता रहे हैं कि पहली बार सीधी बातचीत के बावजूद जंग रोकने की दिशा में कुछ खास होने की उम्मीद कम क्यों है। The Russian and Ukrainian positions are still poles apart. Shortly before रूस और यूक्रेन में अभी भी बहुत दूरी है। मीटिंग शुरू होने से पहले यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका फोकस युद्ध विराम पर है, जो अभी शुरू होकर कम से कम 30 दिनों तक चले। मगर रूस के प्रतिनिधियों का कहना है कि वो मूल मुद्दों का समाधान चाहते हैं, जिसे वो इस संकट की मूल वजह मानते हैं, जिसका मतलब यूक्रेन की स्वतंत्रता है। दोनों के बीच दूरियां ज्यादा हैं, मगर उम्मीद है कि इस बातचीत से आगे का रास्ता खुलेगा। हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी मुलाकात हो, मगर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर सख्त नीति अपनाई हुई है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में रिफ्यूजी प्रोग्राम स्थगित हो चुका है। यहाँ तक कि जंग से जूझ रहे हिस्सों के लोगों को भी अमेरिका जगह देने से मना कर चुका है। लेकिन अब वो दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दे रहा है। अब तक दक्षिण अफ्रीका के 59 गोरे लोगों को ये दर्जा मिल चुका है और वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। ट्रंप के इस फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और उनका इस पर कहना क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका के कुछ गोरे लोगों का एक ग्रुप अमेरिका पहुंचा है। अमेरिकी सरकार ने शरणार्थियों को बसाने पर तो रोक लगाई है, मगर इन्हें रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ये लोग दक्षिण अफ्रीकी सरकार से नस्लीय भेदभाव का सामना करते हैं। ये जनसंहार हो रहा है जिसके बारे में आप लोग लिखना नहीं चाहते। किसान मारे जा रहे हैं, वो गोरे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरे हैं या काले। दक्षिण अफ्रीका के विवादास्पद भूमि सुधार अधिनियम के तहत कुछ खास परिस्थितियों में खेती की जमीन बिना मुआवजा दिए जब्त की जा सकती है। ट्रंप ने उन गोरे किसानों को अमेरिका में बसाने का प्रस्ताव दिया है, जिनका कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पुलिस के डेटा के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं नहीं हुई हैं और कोई जमीन जब्त नहीं की गई है। इन शरणार्थियों को बसाने की प्रक्रिया काफी तेजी से हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की रेफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि इन लोगों की जांच में उसे शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रपति ने इन लोगों के मुश्किल हालात को समझा है और वो लोग पूरी प्रक्रिया से गुजरे हैं। दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि कहीं और बसने की कोई जायज वजह नहीं है, लेकिन वो उनके फैसले का सम्मान करती है। एडोल्फ हिटलर की मौत को 80 साल हो चुके हैं। जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में अपने ही बंकर में खुद को गोली मार ली थी। हिटलर की नीतियों की वजह से होलोकॉस्ट हुआ, जैसे इतिहास का सबसे खौफनाक जनसंहार भी माना जाता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से हिटलर को असल में शैतान तक माना गया। नाजीवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मित्र देशों ने कदम तो उठाए, लेकिन वो इसकी विचारधारा को ख़त्म नहीं कर पाए।
वैश्विक स्तर पर दुर्दक्षिणपंथ बढ़ रहा है और अपनी मौत के इतने सालों बाद भी हिटलर का जिक्र आज भी सुनने और देखने को मिल रहा है। तो क्या इतिहास के दोहराने का खतरा बना हुआ है, या 20वीं सदी में जो सीख मिली है उससे फांसीवाद से बचा जा सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। हिटलर के राज में जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों में घुसपैठ की, लाखों की हत्या की, जिसमें हॉलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदी शामिल हैं। साथ ही दुनिया को इतिहास के सबसे खूनी संघर्ष में धकेल दिया। साल 1945 में जब सोवियत सेना बर्लिन की ओर बढ़ रही थी तो हिटलर अंडरग्राउंड बने फ्यूरर बंकर में चले गए और 30 अप्रैल को खुद को गोली मार ली। उनकी मौत उन्हीं के बर्लिन बंकर में हुई और मुझे लगता है कि तभी से हिटलर की मौत को एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरह देखा जाने लगा। उन्होंने अपने शव को जलाने के निर्देश दिए हुए थे। डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से सोवियत सेना ने उनके अवशेष ढूंढ निकाले। मतलब हमें साफ साफ कुछ नहीं मिला, जिससे लोगों को उनकी मौत पर शक जताने का एक मौका मिल गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोवियत सेना से लड़ते वक्त वो मारे गए, लेकिन मित्र देशों ने सच्चाई बताने में वक्त लगाया, जिससे झूठी खबरें फैलने लगी। हिटलर की मौत के 8 दशक बाद भी आज की 21वीं सदी में हिटलर की विचारधारा जिंदा है, लेकिन आधुनिक इतिहास के तानाशाह हिटलर से कम क्रूर हैं। दूसरे राजनेताओं की तुलना में हिटलर के काम कहीं ज्यादा घिनौने हैं। हिटलर की विरासत आधुनिक राजनीति को खौफजदा कर देती है। आपको बस आज के भाषणों को सुनना है और देखना है कि जब किसी सत्तावादी के हाथ में ताकत आती है तो वो किस तरह लोगों के जहन में नाजी पार्टी की यादें ताज़ा कर देता है। रैलियों से लेकर दुनिया के कई नेताओं पर लगने वाले आरोपों में हिटलर और नाजीवाद का जिक्र देखने को मिल जाता है। जनवरी में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला और उनके अरबपति समर्थक एलन मस्क पर आरोप लगा कि उन्होंने एक रैली में नाजी सल्यूट किया, जिसे मस्क खारिज करते हैं। और राजनीति से दूर नियो नाजी संगठनों के मार्च और रैलियां हर कहीं देखने को मिल जाती हैं। फांसीवाद को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की तरह देखना चाहिए। अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, जापान और भारत में फांसीवाद की कई अभिव्यक्तियां मौजूद हैं और इसलिए हिटलर और नाजीवाद चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है होलोकॉस्ट। लाखों लोगों को उनकी नस्ल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, धर्म या राजनीतिक विचारधारा को लेकर मारा गया और यहूदियों का तो जनसंहार किया गया। लेकिन आज की राजनीति में ये प्रासंगिक कैसे है? क्या फांसीवाद की वापसी का खतरा है? हिटलर और नाजी पार्टी जो प्रतीक और भाषा इस्तेमाल करते थे वो आज भी कई विवाद खड़े कर देते हैं। आज के नेता फांसीवादी बनना चाहते हैं, लेकिन वो अभी बन नहीं पाए हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें लोकतंत्र के पैमानों से लड़ना होगा। पर लगातार लगते आरोप और हिटलर और नाजीवाद के साथ तुलना करते करते क्या ये शब्द अपनी ताकत खो चुके हैं? हम हर जगह, खासकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन बयानबाजी में नाजी शब्द सुनते रहते हैं। इसी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है। चिंता की बात यह है कि अगर इन शब्दों के इस्तेमाल इनके साथ जुड़े इतिहास के बिना होता है तो इनका अर्थ खत्म हो जाएगा। हमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो होलोकॉस्ट जैसी घटनाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा और साथ ही इससे जुड़ी झूठी जानकारियां और खंडन की बातें पनप सकती हैं। हिटलर ने लोगों पर जो कहर बरपाया उसे हिटलर की मौत के 80 साल बाद भी याद करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या नियो नाजिज्म मर चुका है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें रैलीज दिखती हैं, नारे सुनाई देते हैं, टी शर्ट्स पर तस्वीरें दिखती हैं और नाजीवाद से जुड़ी कुछ भाषा हमें आज की राजनीति में सुनने को मिल जाती है। विद्वान ही नहीं बल्कि ज्यादातर दुनिया ये मानेगी कि समाज के लिए ये सवाल पूछना जरूरी है कि कैसे हिटलर को वो हिटलर बनने दिया गया जिसे हम जानते हैं, और हमें गुजरे कल से सीखकर भविष्य में ये सुनिश्चित करना होगा कि इतिहास खुद को ना दोहराए।
और इंसान तो इलाज करते हैं, लेकिन क्या जानवर भी एक दूसरे का इलाज करते हैं? ऐसा होता दिखा अफ्रीका के युगांडा के जंगलों में, जहां चिंपैंजीज अपने घाव भरने और इलाज के लिए मेडिसिनल पौधों का इस्तेमाल करते हैं। और उन पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट का कहना है कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये चिंपैंजीज इन पौधों की मदद से एक दूसरे का इलाज कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं। देखिए BBC संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। ये चिंपैंजी बहुत आराम से एक कमाल का काम कर रहा है। वो इस पौधे को चबा रहा है और फिर उसे अपने घुटने के घाव पर लगा रहा है। ये बस एक उदाहरण है कि कैसे युगांडा के बुडोंगो फॉरेस्ट के चिंपैंजीज अपनी चोट का इलाज करने के लिए पौधों का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चर्स ने इन चिंपैंजीज की रोजमर्रा की जिंदगी को कई सालों तक देखा है। उन्होंने हाल ही में चिंपैंजी के फर्स्ट एड की एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें जंगल के उन पौधों के इस्तेमाल का भी जिक्र है जो घाव भरने में काम आते हैं। इस फुटेज में एक मेल चिंपैंजी अपने घाव को एक पत्ते से पोंछते दिख रहा है, जिसे स्थानीय लोग भी कभी कभी उसके मेडिसिनल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फुटेज देख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाईं तरफ इस फीमेल चिंपैंजी को देखिए। वो पौधे को चबाकर उसमें से निकाला हुआ हिस्सा अपनी माँ के घाव पर लगा रही है। ये चिंपैंजी घाव भरने के लिए जिन पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसान भी उन पौधों की मदद से इलाज करते रहे हैं। इनमें चोट ठीक करने वाले कंपोनेंट होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं या फिर सूजन कम करने में भी फायदेमंद होते हैं। कैद में एक चिंपैंजी की जिंदगी बहुत अलग होती है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन के चेस्टर ज़ू में इनकी देखरेख करने वालों ने उनके बर्ताव में काफी समानता देखी है। अगर उन्हें यहाँ वहाँ चोट लग जाती है, कुछ चिंपैंजी देखरेख करने वालों के पास आते हैं और मानो वो चोट दिखाते हों। इन जानवरों से इंसानों का करीबी रिश्ता रहा है। जंगल में उन्हें स्टडी करने से वैज्ञानिकों को हमारी सामाजिक व्यवहार के बारे में भी पता चलता है कि कैसे हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। BBC संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। और फ्रांस में सेन नदी में फिर से नहाने का मौका मिलेगा। पेरिस में इसके लिए 3 जगहें तय की गई हैं। 5 जुलाई से इसका मौका मिलेगा। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पे मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही।